एथिकल इश्यूज। सो लीगल इश्यूज क्या है? फर्स्ट इज द एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस एंड ओमिशन। नेग्लिजेंस में क्या है? मतलब फेलियर टू एक्सरसाइज एडिक्वेट केयर, मतलब फेलियर टू एक्सरसाइज मतलब कि उसको जितनी एफिशिएंसी से केयर प्रोवाइड करनी चाहिए उतना एफिशिएंटली वो केयर प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो इट इज़ अ फेलियर। मतलब उसको जो उसका गोल है वो उसको रीच नहीं कर पा रही। उसका गोल है उसको पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करवानी है, बट देयर इज अ फेलियर, वो नहीं करवा पा रही है, उसको बोलते हैं नेग्लिजेंस। माल प्रैक्टिस में क्या होता है? इट इज अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ प्रोफेशनल पर्सन इन प्रोवाइडिंग केयर टू अनदर पर्सन। माल प्रैक्टिस इज नथिंग बट इट्स अ नेग्लिजेंस मतलब कि वो करना चाहता था बट कुछ हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा काम हो गया हो, उसकी वजह से वो नहीं कर पाया, तो उसमें नेग्लिजेंस हो गया। मतलब उसको 2 बजे दवाई देनी थी बट वो 2 बजे नहीं दे पाया, तो इट्स अ काइंड ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ प्रोफेशनल पर्सन इन प्रोवाइडिंग केयर टू अनदर पर्सन। मतलब वो किसी पर्सन के लिए केयर प्रोवाइड कर रहा है बट उसकी नेग्लिजेंस की वजह से वो उसको ऐसी केयर प्रोवाइड नहीं कर पाया जैसी वो करना चाहता था। फोर कंडीशन: ड्यूटी टू क्लाइंट, फेलियर टू मीट दैट ड्यूटी, an injury or negative outcome caused by not meeting that duty, actual harm or damages suffered by the person who is recovering care, who is receiving care। तो इसमें क्या है? या तो क्लाइंट की ड्यूटी होगी या फिर वो क्या है, प्रॉपरली फेलियर टू मीट दैट ड्यूटी, जो उसको ड्यूटी करनी थी वो उससे प्रॉपरली उसको कर ही नहीं पाया, मतलब उसको मीट ही नहीं कर पाया जो उसका प्रॉपर गोल था। या फिर हो सकता है कि कुछ उसको इंजरी हो गई हो, या फिर उसको कुछ जैसे कोई भी नेगेटिव आउटकम इन द सेंस कि उसको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से वो क्या है, जो उसका गोल था वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। देन नेक्स्ट कम्स टू, उसके बाद क्या आता है हमारा? एक्चुअल हार्म और डैमेजेस सफर्ड बाय द पर्सन हु इज रिसीविंग केयर। या फिर जो हमारा पर्सन है जिसको हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपरली उसको हम केयर नहीं दे पाए, जितनी उसको रिसीव करनी थी केयर उतना हम नहीं दे पाए, ड्यू टू कुछ भी हार्म हो सकता है या फिर किसी भी डैमेज की वजह से कि वो नहीं दे पाए। The next comes to act of negligence, malpractice and omission. Omission में क्या है? It occurs when something omit that is ordered or expected as a normal part of treatment for the client. The rights of elderly are abused when the family doesn't given them adequate care and attention. So omission क्या है? किसी ने कुछ बोला है, मतलब किसी ने कुछ ऑर्डर दिया है और वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम उस चीज को करेंगे। मतलब जैसे किसी डॉक्टर ने नर्स को ऑर्डर दिया कि इसके लिए इस पेशेंट के लिए ये प्रोसीजर करना है, तो उसने ओमिट कर दिया, उसने उसको दे दिया कि ये प्रोसीजर होना चाहिए, तो उस चीज को एक्सपेक्ट करता है कि जो चीज उसने बोली है वो चीज होनी चाहिए। जैसे कि हमारे एल्डरली के राइट्स होते हैं कि अगर उसको कोई भी अब्यूज कर रहा है या प्रॉपर केयर जितनी उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उसके लिए स्पीकअप करे, ऐसा नहीं है कि उन चीजों को सहता रहे। तो किसी ने अगर ओमिट किया है तो उनको वो चीज जो है वो करनी ही है। intentional torts act by a nurse performed with the intent to bring about specific result। intentional tort क्या होता है? किसी को हार्म करना, किसी की रेपुटेशन को हार्म करना। तो असॉल्ट और बैटरीज में आते हैं। इसमें क्या होता है? या तो किसी पर्सन को तुम थ्रेट करते हो या फिर उसको मतलब कुछ भी हार्म करने की कोशिश करते हो, या तो उसकी रेपुटेशन, उसके बारे में गलत बोल के इस अनवांटेड और अनकंसेंटेड फिजिकल कांटेक्ट। और बैटरी में क्या है? उसमें तुम वर्बली थ्रेट करते हो असॉल्ट में, और बैटरी में क्या है? तुम फिजिकली विदाउट द पेशेंट कंसेंट तुम उसके साथ फिजिकली अब्यूज करते हो। डिफेमेशन, डिफेमेशन में क्या है? written or spoken communication that hold a person up to ridicule or scorn and tend to harm his or her reputation। डिफेमेशन में क्या है? तुम किसी के बारे में या उसकी रेपुटेशन को खराब कर रहे हो, वो तुम रिटर्न में भी कर सकते हो या फिर वर्बली भी तुम बोल के भी उसकी जो रेपुटेशन है उसको हार्म कर सकते हो। लाइबल और स्लेंडर, टू टाइप्स की डिफेमेशन होती है। लाइबल मीन्स रिटन डिफेमेशन एंड स्लेंडर मीन्स स्पोकन डिफेमेशन। मतलब तुम लिख के भी दे सकते हो या फिर तुम क्या है, बोल के भी उसको हार्म कर सकते हो। देन आता है हमारा इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, वायोलेशन ऑफ अ पर्सन्स राइट टू बी लेफ्ट अलोन और टू एंजॉय रीजनेबल नॉन इंटरफेरेंस विद हिज और हर लाइफ। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी मतलब कोई लोग अगर मतलब
उसकी पर्सनल इंटरफेरेंस करना, मतलब दो लोग अगर अच्छे से रह रहे हैं तो उनके बीच में जाके इंटरफेरेंस करना, उसको हम कहते हैं, जिसका कोई रीजन नहीं है, बिना रीजन के कोई भी अगर किसी के बीच में जाके इंटरफेयर करता है उसको बोलते हैं इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। एल्डर अब्यूज एंड नेग्लेक्ट। एल्डर अब्यूज क्या है, तुम्हें पता है, किसी के बिना कंसेंट के अगर हम उसको हार्म करते हैं तो उसको बोलते हैं एल्डर अब्यूज, या फिर अगर हम उसको निग्लेक्ट करते हैं, मतलब उनको, जैसे कोई भी डिस्कशंस हो रही हैं, कोई भी काम हो रहा है तो हम उनको क्या है उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो उसको हम कहते हैं एल्डर अब्यूज और नेग्लेक्ट। इसमें मेनली हमने फिजिकल अब्यूज पढ़ा था, जब कोई किसी को टच करके हार्म करता है। इमोशनल अब्यूज, जब उसको कोई मेंटली टॉर्चर करता है, जैसे कि इग्नोर करता है, आइसोलेट कर देता है पेशेंट को, या फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा शाउट करता है, उस चीज को कहते हैं इमोशनल अब्यूज। फाइनेंशियल और मटेरियल अब्यूज में जब उनकी किसी भी प्रॉपर्टी को कोई, या फिर उनके पैसों को या उनकी ज्वेलरी को कोई इलीगली अपने पास कर लेता है, तब उसको बोलते हैं फाइनेंशियली अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज, विदाउट किसी के कंसेंट से अगर तुम किसी के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी करते हो उसको कहते हैं सेक्सुअल अब्यूज। नेग्लेक्ट मतलब तुम उसकी केयर नहीं करना चाह रहे हो, या फिर तुम कोई भी तुम्हारा काम हो रहा है तो तुम उसके इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो उसके बीच में, उसको कहते हैं नेग्लेक्ट। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं इन अब्यूज का? पब्लिक अवेयरनेस कर सकते हैं, नॉलेज, उनके जो इश्यूज हैं उनके बारे में उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो कैसे अपने आप को इन अब्यूजेस से बचा सकते हैं। उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको आइडेंटिफाई कर लें। एडवोकेसी, एज ए एडवोकेट भी हम उनके लिए काम कर सकते हैं कि अगर जो अब्यूज हो रहे हैं या निग्लेक्टेड एल्डर्स हैं उनके लिए हम एज एडवोकेट भी काम कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं अब्यूज होने से। टू स्टडी इनटू द कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, प्रिवलेंस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज एंड नेग्लेक्ट। उनके कॉजेज क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकती हैं, प्रेवलेंस क्या है, क्या ट्रीटमेंट देनी है, इन चीजों के बारे में भी हम पढ़ के भी उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। अबंडनमेंट, अबंडनमेंट क्या है कि जब कोई तुम्हारे ऊपर कोई पर्सन जो है वो डिपेंड हुआ है और तुम उसको क्या करते हो, उस पर्सन को फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली उसको डिफेंसलेस कर देते हो, मतलब उसको घर से निकाल देते हो, उसको अपने आप से दूर कर देते हो। पहले वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट था पर तुमने क्या किया, उसको एकदम से ही उसको वो कर दिया, उसको फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली उसको डिफेंसलेस कर दिया। एडवांस डायरेक्टिव, एडवांस डायरेक्टिव में क्या है, आर रिटन स्टेटमेंट ऑफ पर्सन विशेस रिगार्डिंग मेडिकल केयर। एडवांस डायरेक्टिव आर द रिटन स्टेटमेंट्स ऑफ द पर्सन, नॉट ओनली द patients but their family members, their caregivers, their relatives, जो वो मेडिकल केयर लेना चाहते हैं वो उसको प्रॉपरली ले सकें, तो वो अपने बारे में, अपने राइट्स हैं उनके कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकें, कि अगर उनको सीपीआर नहीं, सॉरी, उनको रिससिटेशन नहीं करवाना है तो वो उसके पास भी ऑर्डर है, उनको मेडिकेशन नहीं लेनी है तब भी उनके राइट्स है, तो वो इट इज आर द रिटन स्टेटमेंट जो पर्सन की विश के अकॉर्डिंग वो अपनी दे सकते हैं कि उनको किस टाइप की मेडिकल केयर जो है वो चाहिए। ये जो है जरूरी नहीं है, मैंने पहले ही बोला कि पेशेंट ही करे, पेशेंट के साथ प्रॉक्सी डिसीजंस भी ले सकते हैं। अगर पेशेंट इज अनकॉन्शियस और पेशेंट इज सेमी कॉन्शियस और ही इज नॉट एजुकेटेड, तो उसके बिहाफ में ये फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, कोई भी ये स्टेटमेंट्स जो है वो दे सकता है। एथिकल इश्यूज में आता है हमारा रिस्ट्रेंट, इसमें आते हैं फिजिकल एंड केमिकल रिस्ट्रेंट। फिजिकल रिस्ट्रेंट में तुम्हें पता है, फिजिकली जैसे अगर कोई भी, मेनली हम मेंटली अनस्टेबल पेशेंट्स के लिए करते हैं, अनस्टेबल पेशेंट्स हैं तो उनको क्या है, क्योंकि देयर में भी चांसेस कि वो अपने आप को हार्म कर लें या सुसाइड अटेम्प्ट कर लें, तो उनको हमें फिजिकली रिस्ट्रेंट उनको बांध के रखना पड़ता है। और केमिकल रिस्ट्रेंट में हम क्या करते हैं, केमिकल रिस्ट्रेंट में हम उनको साइको एक्टिव फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उनकी कंडीशन है, अगर उनको ऐसे थॉट्स आने हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। डू नॉट रिससिटेट, डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर, ये भी एक लीगल और लीगल वो है कि इससे पर्सन क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट दे सकता है कि उसको रिससिटेट नहीं करवाना है, डीएनआर उसको नहीं करवाना है, मींस कि उसके पर्सन की अगर नेचुरली डेथ हो रही है तो उसको वेंटिलेटर्स पे उनको नहीं रखना है। तो इट्स अ पेशेंट राइट, इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस और नॉट एजुकेटेड और नॉट एबल टू गिव द कंसेंट, तो उसके बिहाफ में प्रॉक्सी भी हो सकती है, मतलब उसके
जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, वो भी उसके बिहाफ में ये दे सकते हैं। बट ये जो भी DNR स्टेटमेंट से है, उसमें क्या है, उसका जो भी है वो रिटर्न ही होना चाहिए। ऑरली हम कभी भी इस चीज को नहीं मानते हैं। DNR जो है वो हम क्या करते हैं, उसमें हमें सारी पेशेंट की कंडीशन, उसकी प्रोग्नोसिस, उसकी समरी जो भी होती है वो हमें उसमें मेंशन करनी होती है। देन आता है विद होल्डिंग एंड विथड्रॉइंग। इट इंक्लूड actions related to client right to refuse treatment or withdraw consent from for it। वो क्या कर सकता है, विड्रॉ एंड विथहोल्डिंग की, वो जो उसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर उसको लग रहा है कि उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या वो चीज इफेक्टिव नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, अपने आप को या उस चीज को वो रिफ्यूज कर सकता है, उस चीज को वो विड्रॉ कर सकता है कि उसको वो चीज नहीं लेनी है, पर उसको रिटर्न में कंसेंट देना पड़ेगा। देन आता है असिस्टेड सुसाइड एंड एथुनेशिया। असिस्टेड सुसाइड और एथुनेशिया में क्या है, इसमें क्या है, ग्रेव डिसीजन एंड सर्टेनली डोंट प्रोवाइड मेडिकेशन टू hasten death in a patient, ensure that the elderly person has complete information when asked to make a decision regarding its health care. It is illegal in most countries. Kind of एथुनेशिया का क्या मतलब होता है, एथुनेशिया मतलब जो हम कहते हैं ना कि पीसफुल डेथ जिसको कहते हैं, मतलब वही है जो अभी पढ़ा रही थी कि उनको अपने लिए कोई भी रिससिटेट उनको नहीं करवाना है, उनको पता है पेशेंट जो है वेंटिलेटर पे वो नहीं ठीक हो सकता, तो वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। और जब भी हम ये चीज कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि पेशेंट जो है वो इतना स्टेबल है कि वो प्रॉपर डिसीजन ले पाए, या ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ भी बोल के डिसीजन ले रहा है पर उसकी वैसी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है। तो जब भी अगर वो कोई पेशेंट ऐसी चीजें करता है तो हमें उसका देखना है। बट इट इज इलीगल इन मोस्ट कंट्रीज, ये बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी इलीगल है। द नेक्स्ट कम्स टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट तुम्हें पता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमें लेना, बट ड्यू टू नेग्लिजेंस और यू कैन से माल प्रैक्टिस ये हम नहीं ले पाते हैं। बट यू नो कि बिफोर प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर तुम कर रहे हो, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर सर्जरी हो, यू हैव टू टेक द इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट एज वेल एज देयर फैमिली मेंबर। कि बाद में अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास पहले से ये हो कि हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उनको बता दी थी कि क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना भी इज इम्पोर्टेंट। बट ड्यू टू वर्कलोड यू कैन से, और ड्यू टू नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस हम ये चीजें भूल जाते हैं। Internal enteral feeding. It is acceptable to withhold treatment such as IV fluid, antibiotic on request of the appropriate proxy decision maker when like प्रोलोंगेशन इज नो लॉन्गर द अप्रोप्रिएट गोल। ये मेनली एंट्री फीडिंग हम कब करते हैं, जब पेशेंट को हमें पैलिएटिव केयर पे हमें पेशेंट को रखना होता है, तो इसमें हम ट्रीटमेंट को विद होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, IV फ्लूइड्स दे रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी पेशेंट का डिसीजन मेकर है, जैसे कि उसके रिलेटिव्स हो गए, फैमिली फ्रेंड जो भी है, तो वो अगर हमें ऐसा डिसीजन लेते हैं कि उनको नहीं देना है तो हम वो चीज विद होल्ड कर सकते हैं। पेशेंट ऑपोजिशन टू प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, ओम्बड्समैन जो होता है हॉस्पिटल में एक होता है, पर्सन होता है जिसके पास हम जाके अगर हमें जैसे कोई चीज विद होल्ड करवानी है या हमें ट्रीटमेंट नहीं चाहिए तो हम उसको रिटर्न में दे सकते हैं कि हमें ये चीज चाहिए और हमें वो चीज नहीं मिल रही है। तो ओम्बड्समैन जो होता है एक हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट उसमें लेवल पे वो हॉस्पिटल में बैठा है, उसके पास हम जा सकते हैं और उसको हम रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं कि हमें ये चीज नहीं चाहिए और इसके लिए हमें आपके सिग्नेचर की जरूरत है। या फिर अगर ओम्बड्समैन वहां पे नहीं होगा तो हॉस्पिटल एथिकल कमेटीज वहां पे होती है, जिसके पास हम जाके क्या कर सकते हैं, उसकी कोई भी अगर हमें कंप्लेंट है या कुछ भी हमें उनसे पूछना है तो हम वहां जाके कर सकते हैं। अंडरस्टूड BSc? BSc अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am.